इंसान की मृत्यु के बाद उसका व्यवहार भी उसके परिजनों के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करता। कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। 26 साल की उम्र में सुधा की शादी दिनेश के साथ की गई। जब सुधा की शादी फिक्स की गई थी तब वो पढ़ाई कर रही थी, पर उम्र निकलने के साथ ही हम इसकी शादी की चिंता होने लगी थी। आपको बता दूं, सुधा मेरी ही बेटी है। जब दिनेश हमें मिले तो हमें बताया गया था कि वो एक जर्नलिस्ट है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था जर्नलिस्ट क्या होता है। जर्नलिस्ट यानी वही जो पेपर में न्यूज़ छापते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब सुधा के पापा ने मुझे बताया कि जर्नलिस्ट की काफ़ी पहुंच होती है। इनका काम सिर्फ पेपर में न्यूज़ छापना नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। और इस बात पर मुझे यकीन तब हो गया जब शादी के कुछ समय बाद सुधा की तबीयत खराब होती है और एक फ़ोन पर ही शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर मेरी बेटी और दामाद के घर पे थे। हम कहीं घूमने जाते या कहीं दर्शन करने जाते तो हमें कभी भी लाइन में लगना नहीं पड़ता था। हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते थे। हमें हर वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। मेरा यकीन और पुख्ता और तब हो गया जब एक रात मेरे पति को हार्ट अटैक आया। मैंने झट से सुधा को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के 15 मिनट के अंदर ही मेरे घर के बाहर एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और 2 अटेंडेंट खड़े थे, जिन्होंने तुरंत ही मेरे पति को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। मैंने अपने पति को खो दिया। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपनी बेटी सुधा के साथ रहने चली गई। वहां जाने पर मुझे पता चला शहर में कहीं पर भंडारा हो तो अपने घर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। शहर में कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो तो बिना किसी पेपर या पास के हम सीधा उनसे मिल सकते थे। शहर में यदि कोई मेला लग रहा हो तो बिना टिकट लिए बड़ी ही आसानी के साथ हम अंदर चले जाते थे, और यदि कभी टिकट ले भी लिया तो मेले का ऑर्गेनाइजर झट से हमारे पैसे लौटाता था। मुझे बहुत गर्व होता है अपने बेटे और दामाद पर, और कम से कहीं ज़्यादा गर्व होता है अपने पति पर कि उन्होंने एक ऐसा हीरा जैसा दामाद हमारे लिए खोजा। और हम दोनों से कहीं ज़्यादा गर्व दिनेश के माता पिता को उनके ऊपर था। सुधा ने मुझे बताया कि माँ, मेरे पति की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, कमाई भी कोई खास नहीं है, पर मोटे खर्चे से हम लोग बच जाते हैं। इसलिए जितना भी आता है वो हमारे लिए काफ़ी है। कुछ साल बाद सुधा को बेटी होती है और हम लोग फिर से एक बार खुशी के माहौल में डूब जाते हैं। कुछ साल में बेटी बड़ी होती है तो उसका नाम स्कूल में लिखा जाता है। स्कूल भी कोई छोटा मोटा नहीं था, शहर का सबसे बड़ा स्कूल था। मुझे आज भी याद है कि जब स्कूल में एडमिशन हुआ उसके 2 दिन बाद ही स्कूल के प्रबंधक ने दिनेश को बुलाया और उन्हें बोला, फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज दीजिए। ऐसा इसलिए नहीं कि वो पत्रकार थे, बल्कि पत्रकार होने के साथ साथ शहर में उनका नाम भी था। कोई भी गरीब यदि वो किसी तरीके से परेशान है तो मेरे दामाद पूरी कोशिश किया करते थे कि उसकी सहायता की जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रिपोर्टिंग करने के दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दिनेश को धक्का मार दिया। उनके मीडिया हाउस के कर्मचारियों ने तुरंत उठाकर उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर गए, जो कि एक ट्रॉमा सेंटर था, जहां पर उन्हें एडमिट करते ही
डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और बोला इन्हें बचाना मुश्किल है, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से चूर हो चुकी है। अगर ये बच भी जाते हैं तो जिंदा लाश रहेंगे। जिसे सुनने के बाद मेरा कलेजा बैठ गया था। अभी रिपोर्ट आएगी भी, तभी शहर के बड़े अधिकारियों का फोन अस्पताल में आने लगा कि जल्दी से जल्दी इनका इलाज शुरू किया जाए। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये बात बनी हुई लगे या झूठ लगे, पर जो लोगों के घर में एक वेरीफाइड पत्रकार है वो इस बात को भली भांति समझते होंगे। 3 दिन ट्रॉमा सेंटर में रहने के बाद दिनेश की मौत हो जाती है। दिनेश अपने पीछे एक जवान पत्नी, एक छोटी बेटी और 2 बूढ़े माँ बाप छोड़कर जाते हैं। दिनेश की मौत पर जिले के सभी बड़े अधिकारी आते हैं, सभी बड़े नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। कुछ नहीं तो यहाँ तक कहा कि दिनेश की बेटी उनकी बेटी है और उनकी पढ़ाई की आगे की जिम्मेदार वो खुद उठाएंगे। जिसे सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि मानो दिनेश नहीं है, पर उनके बनाए हुए व्यवहार आज भी जिंदा है। लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये है कि आदमी कितना भी अच्छा व्यवहार बना ले, जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उसके सारे व्यवहार उसी के साथ चले जाते हैं। दिनेश की मृत्यु के मात्र 6 महीने बाद हमारे घर कोई भी नहीं आता। स्थिति ये रहती है कि खाने की भी समस्या होने लगती है। पहले जो लोग दिनेश के एक फोन करने पर राशन की बोरियां पहुंचाकर जाते थे, आज के दिन वो सुधा का फोन ही नहीं उठाते। काफी समय तक सुधा और उसके परिवार के लोगों ने फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना किया और 2 साल बाद सुधा ने अंत में हार मानकर एक प्राइवेट स्कूल में मात्र 15,000 की नौकरी की। शुरुआत में मैंने कहा था कि सुधा की पढ़ाई छुड़ाकर हमने उसकी शादी कर दी, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही थी। अब इस बात का पछतावा मुझे जिंदगी भर होता है। अगर सुधा की पढ़ाई पूरी हुई होती तो उसे किसी भी छोटे स्कूल में मात्र 15,000 की नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़ती। बहुत सारे लोगों ने ये तक बोला है कि पढ़ाई और करियर के चक्कर में लोगों की उम्र निकलती जा रही है, पर मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि उम्र निकल रही हो या ना निकल रही हो, आपकी बेटी इतनी सक्षम ज़रूर होनी चाहिए कि यदि कल को उसका पति ना रहे तो भी उसे खाने के लिए मोहताज ना होना पड़े। भले ही आप कितने बड़े घर से हो, लेकिन आत्मसम्मान की रोटी अपने ही कमाई से मिलती है। जो दिनेश के एक फ़ोन पर सारा काम कर जाते थे, आज के दिन सुधा का हाल पूछने तक नहीं आते। हमारा पूरा परिवार दिनेश के भरोसे था और दिनेश के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर था, पर दिनेश के जाने के बाद हमारा परिवार टूट गया। मैं उन सभी माताओं से गुजारिश करना चाहती हूँ जो ये सोचती है कि पढ़ लिख कर बेटी क्या करेगी, तो उसका जवाब यही है, भगवान ना करे जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ है वैसा किसी और बेटी के साथ हो, पर भविष्य कोई नहीं जानता। हमें इतना सशक्त बनाना चाहिए अपनी बेटियों को कि कल को यदि उसके सपोर्ट में कोई भी ना रहे तो भी वो 2 वक्त की रोटी जुटा करके सम्मान के साथ खा सके। जिन लोगों को मेरी इस बात से आपत्ति है वो कमेंट में अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, और जो लोग मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं
वो भी कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।